हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या। उसका प्रश्नावली नंबर 1.2 का पांचवा नंबर हम सवाल लिखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1.2 का 1 से लेकर 4 तक का सवाल मैंने बता दिया था, और इस वीडियो में हम 5वें से लेकर 7वें तक का सवाल बताएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर हमारा सवाल कह रहा है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। हमसे ये कह रहा है कि ये जो 6 का पावर n है, ये जो संख्या है, ये 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, यही हमें बताना है। तो कोई भी, यदि हमारे पास ये 10 है, ये 10 है, इसके लास्ट में 0 है, तो यह संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 हो जाएगा। 2 गुणे 5 हो जाएगा। किसी भी संख्या का, जो भी संख्या, कोई भी संख्या हो, वह 0 पर समाप्त हो सकती है, तो उसके गुणनखंड जब भी करेंगे तो वह हमेशा दो भागों में टूटेगा। पहला तो होगा 2 और दूसरा होगा 5। ये दोनों संख्या हमेशा आएंगे। इसके अलावा और भी संख्या आ सकती है, या इसके अलावा और संख्या नहीं आ सकती है। इसके अलावा बहुत सी संख्या आ सकती है, कोई भी। जैसे यहाँ पर हमारा 20 है, 20 है, तब हम 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 4 5 20। तब हम इसका गुणनखंड किए हैं तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो इसमें हमारा 5 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो ये जो हमारा जो 0 पर संख्या, जब भी समाप्त होगी, तो उसमें तो 2 और 5 केवल एक एक, तो कम से कम एक एक तो जरूर आएंगे। तो यही हमसे पूछ रहा है कि यह जो संख्या है ये 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम यह सवाल को हल करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखेंगे यहाँ पर हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड करने पर कम से कम 1 2 और 1 5 आता है। हम जो भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, तो वह उसके जो 0 पर समाप्त होगी तो उसका गुणनखंड करेंगे तो कम से कम 2 और कम से कम एक तो 2 आएगा और एक 5 आएगा। ये दोनों संख्या हमेशा आएंगी। कोई भी संख्या जब भी 0 पर समाप्त हो सकती है, कितनी भी संख्या हो, वह 0 पर समाप्त होगी, तो उसमें केवल न केवल कुछ भी संख्या नहीं आएगा, तो उसमें 2 और 5 हमेशा आएंगे, यह कंफर्म है। तो उसी प्रकार हम इसका भी कर रहे हैं। तो अब हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणन 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा। इतना होगा क्योंकि हम जब 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः इसमें इसमें 2 और
5 नहीं है, अतः यहां पर फिर से लिखेंगे चूंकि यह संख्या संख्या कौन सी 6 का पावर n, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना ही लिख देना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमने जब भी कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 हमेशा आते हैं, उसमें 2 और 5 आते रहते हैं। तो हम इसलिए जब 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तो आ जा रहा है परंतु 5 नहीं आ रहा है, तो ये जो संख्या है यह 0 पर कभी समाप्त होगी नहीं, क्योंकि यदि 0 पर समाप्त होती तो 2 और 5 हमेशा आते हैं, तो 2 और 5 इसमें आते हैं, परंतु इसमें 2 तो आ गया, 5 नहीं आए, तो यह संख्या है 0 पर समाप्त नहीं हुई, तो हमने लिखा है अतः यह 2, इसमें 2 और 5 नहीं है, चूंकि यह संख्या 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 6वें नंबर सवाल पर। 6वां नंबर हमारा सवाल कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यह हमसे इसमें पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो हमारी भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या मतलब जिसका मतलब ये हमारा 4 है, तो इसका गुणनखंड कर रहे हैं, तो ये हमारा 2 गुणे 1 आ रहा है, तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आ जाए, मतलब एक ये है एक ये, तो इन दोनों के अलावा और भी कोई संख्या आ जाए तो वो हमारी भाज्य संख्या होती है। यही हमसे पूछ रहा है, तो यह हमसे पूछ रहा है कि यह जो संख्या है यह भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लेते हैं, तो यह हमारी है, यहाँ पे लिखेंगे पहले हल। यह हमारा संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यह हमारा संख्या है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये तो एक पद है, ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है, तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो हम क्या करेंगे 13 को कॉमन ले लेंगे, तो 13 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 13। अब इधर हमारा आ जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 1, क्योंकि यहाँ से 13 से 13 कटेगा तो 1 आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा 1, इतना हो गया। अब हम इसका गुणा करेंगे, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13। अब हम 7 का जब 11 में गुणा करेंगे तो 11 7 77 होता है, तो 77 हो जाएगा, और 77 को 1 में गुणा करेंगे तो 77 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 77 और प्लस में ये 1 है तो 1 हो जाएगा, इतना कर लेंगे। अब हम इसके आगे कैसे करेंगे, इसके आगे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13। अब हम 77 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 78, तो ये हो जाएगा 78 हो जाएगा। तब हम तो इसको हम लिखेंगे 13 गुणे 78। अब हम 78 को 13 का तो गुणनखंड कोई होगा नहीं, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है, तो इसका तो कोई गुणनखंड होगा नहीं, परंतु 78 का अब गुणनखंड करेंगे तो यह टूटेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यह संख्या भाज्य, अतः यह संख्या भाज्य है, क्योंकि इसका गुणनखंड गुणनखंड 2 से अधिक है, यह लिख देंगे और इसका हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे अतः यह
संख्या भाज्य है, मतलब ये दो से अधिक बार में इसका गुणनखंड हो जाए तो यहाँ पे लिखेंगे यह यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। मतलब ये 13 का तो 13 हो जाएगा, परंतु 78 का जब हम गुणनखंड करके तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, तो इसका जो गुणनखंड होगा तो एक तो ये पद हो जाए, और जब हम इसका करेंगे तो 2 से 3 पद तो हो ही जाएंगे, तो ये हमारा तो 2 से अधिक हो जाएगा, तो ये यहाँ लिख दें कि यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। यह हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, तो ये हमारा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है, ये हमारा संख्या है। तो इसमें भी इधर देखिए यहाँ पर भी 5 है और इधर भी 5 है, तो हमारा 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 कॉमन। उसके बाद से अब हम इसका गुणा करेंगे, तो इसका जब हम 7 छक 42 होता है, तो ये हो जाएगा 42 हो गया। अब 42 का जब हम यहाँ से 5 कॉमन गया तो 1 बचेगा, तो 42 1 में गुणा करेंगे तो 42 ही रह जाएगा। अब हम फिर से गुणा का चिन्ह लगाएंगे, अब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, अब 12 दूना 24 हो जाएगा, अब 24 का 1 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। 4 तिया 12, अब 12 दूना 24 हो गया। अब हमारा प्लस में 5 है, तो प्लस में 5, तो ये कॉमन लिए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 हो गया। अब हम इसके आगे कैसे हल करेंगे, ये तो हमारा 5 कॉमन में है और गुणा हो जाएगा। अब हम इसका गुणा यहाँ पर हम करेंगे, तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद है इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। उसके बाद हो जाएगा 4 चौको 16 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 20 का 0 2 हासिल, और 4 दूना 8 और 2 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 और प्लस में हो जाएगा 1, इतना हो गया। तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे, अब हम 1008 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1009 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम 1009 का जब गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा टूटेगा ही, तो ये जब हमारा टूट जाएगा तो यह भी हमारा भाज्य संख्या होगा क्योंकि 2 से अधिक इसका गुणनखंड हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यही लिख देंगे, यही लाइन, अतः यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, यह लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर सवाल पर। अब हमारा 7वां नंबर सवाल कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यह हमसे क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्ताकार, कह रहा है एक खेल के मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो एक यहाँ से, उसके बाद कह रहा है एक चक्कर लगाने में, मतलब यहाँ से इस पूरे को, यहां से लेकर इस पूरे को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जब सोनिया यहाँ से लेकर ये इस पूरे को एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी चक्कर को जब रवि एक चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं। तो हमसे कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर और एक ही दिशा में, मतलब यहीं से दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर एक ही दिशा पर दोनों चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद यहाँ पर पुनः दोनों मिलेंगे, यह हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे इसका आसान तरीका है एलसीएम निकाल लीजिए।
और वही हमारा एलसीएम में जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा सबसे पहले 18 है, तो यहाँ पर हम 18 का भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो हो जाएगा 18 का, तो 2 9 18, फिर से 3 3 का 9, और हो जाएगा 3 1 3, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर 12 का फिर से करेंगे, तो 12 का हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, इतना हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का लिखेंगे 2 गुणे 3, इतना हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ये हमारा कॉमन है और ये कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद इधर भी हमारा 3a है और ये है, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। 3 कॉमन है और जो हमारा कॉमन नहीं उसको लिख देते हैं। तो इधर हमारा 3 कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा 3, इधर 2 कॉमन नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 6 18, 18 दूना 36, तो ये हो जाएगा 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद यह दोनों पुनः यहीं पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब 36 मिनट हो जाएगा तो यहीं पर दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।